वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मृदा को। मृदा होती क्या है हम ये जान लेते हैं कि मृदा वास्तव में किसे कहते हैं। मृदा चट्टानों का चूर्ण, वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश व सूक्ष्म जीव जंतु मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। दोबारा सुनिए, चट्टानों का चूर्ण, चट्टानों का चूर्ण, वनस्पति व जीव जंतुओं के सड़े गले अंश व सूक्ष्म जीव जंतु मिलकर अपनी मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो मृदाएं पुरानी होती हैं, मतलब प्रौढ़ मृदाएं होती हैं, परिपक्व मृदा होती हैं, उनमें परतें काफ़ी गहरी होती हैं और अच्छे से सुविकसित परतों का निर्माण होता है। जैसे कि हमारी काली मृदा, ये प्रौढ़ मृदा होती है। ठीक है, फिर कुछ मृदाएं होती हैं अप्रौढ़ मृदा, जैसे पर्वतीय, उपपर्वतीय। ये मृदाएं अप्रौढ़ होती हैं, यानी परिपक्व नहीं होती हैं। इनमें जो परतें होती हैं, संस्तर बोलते हैं एक्चुअल में, संस्तर का परतों का विकास इनमें नहीं होता है। तो जो प्रौढ़ मृदाएं होती हैं ये उपजाऊ होती हैं, और जो अप्रौढ़ यानी अपरिपक्व मृदाएं होती हैं वो अनुपजाऊ होती हैं अथवा कम उपजाऊ होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय मृदाओं के वर्गीकरण पर। तो भारतीय मृदाओं का जो पहला वर्गीकरण है वो वोयलकर, एक व्यक्ति हैं वोयलकर ने 1893 में भारतीय मृदा का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, वोयलकर महोदय ने। उसके पश्चात 1898 में लीदर ने, लिख देता हूं मैं, ठीक है, 1893 में इन्होंने, लीदर ने 1898 में। तो पहला जो वर्गीकरण था वो वोयलकर ने किया था 1893 में, उसके बाद लीदर ने किया 1898 में। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय मृदा का वर्गीकरण करता कौन है वास्तव में। तो भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही कुछ समय समय पर, जैसे हमारा जो इसरो है वो भी मृदा एटलस जारी करता है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे बेहतरीन मृदा वर्गीकरण होता है, क्योंकि इसरो तो सैटेलाइट के माध्यम से ये मृदा वर्गीकरण जारी करता है, तो हम उसको मृदा वर्गीकरण के रूप में ना पढ़ के एक रिसर्च के रूप में पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसरो है, जो ICAR है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि इसरो, ये भारत की जो मृदा होती है इसका वर्गीकरण, स्पष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। तो ICAR भारतीय मृदा वर्ग को प्रमुख रूप से 10 मृदा वर्ग में विभाजित करके रखता है, जिनमें से 8 तो प्रमुख मृदा समूह है और 2 अन्य हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम जो हमारी भारत की 8 मृदा जो प्रमुख समूह है, वैसे तो 10 हैं। जैसे हम कोई पूछे कि भारत में मृदा कितने प्रकार की है, तो ICAR भारतीय मृदा को 10 भागों में बांटता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अलग अलग आ जाता है कि प्रमुख मुख्य मृदा कितनी है, तो 8 हैं और 2 अन्य मृदा हैं। तो इनमें सबसे पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, भारत का मानचित्र बना लेते हैं और उसमें हम बात करेंगे भारतीय मृदाओं के बारे में। एक बार ये माइक नीचे गिर गया, मैं इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, चलो अब हम भारत का मैप बनाते हैं और उसमें हमारी जो मृदा है उनको हम पढ़ लेते हैं। गीला हो गया इधर से यार। ये हमारा भारत है। ऊपर से बड़ा हो गया, नीचे से, चलो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मानते हैं कि हमारा भारत हो गया। ओके ना। अब इस वीडियो में अच्छे से दिख रहा है ना आपको पूरा कंप्लीट। तो हाँ, हमारा ये भारत हो गया। अब बात करते हैं हम हमारे भारत में जो मुख्य मृदा वर्ग मिलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो मृदा वर्ग है, सबसे बड़ा मृदा वर्ग है भारत का, वो है जलोढ़ मृदा।
जलोढ़ मृदा का जो वर्ग है वो भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा वर्ग जो है यानी जलोढ़ मृदा होती क्या है, तो जलोढ़ मृदा बता दूं मैं आपको, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। नदियों के अपरदन से इसका निर्माण होता है और जब नदियां जमाव करती हैं तो फिर ये मिट्टियां परत दर परत जमती जाती हैं। इनमें से कुछ नवीन होती हैं और कुछ प्राचीन होती हैं। नवीन मृदा का अर्थ है कि जहां नदियां आज भी निरंतर जल पहुंचाती हैं और उस बहकर आने वाले जल के साथ मिट्टी भी बहकर आती है, तो उस जमा जो मिट्टी है उसको हम नवीन मृदा कहते हैं, जिसे सामान्यतः हम खादर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्राचीन मृदाएं हैं, जहां पहले तो कभी नदियों ने जमाव किए थे परंतु वर्तमान में नदियां जमाव नहीं कर रही हैं, तो उसको हम कहते हैं भांगर। ठीक है, तो खादर तो हो जाती है नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, और बांगर हो जाती है प्राचीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़। ठीक है, तो ये सामान्यतः दो प्रकार की जलोढ़ मृदाएं होती हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं इन मृदाओं पे, तो ये जो मृदाएं हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर विस्तृत है। करीब 142.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर, है ना, 142.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर इन मृदा का विस्तार है, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर। और ये भारत का जो समस्त मृदा वर्ग क्षेत्र है उसके 43.4% भाग पर अकेले ही पाई जाती हैं। यानी भारत में कोई पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी मिलती है, तो आपको आंसर देना है जलोढ़ मृदा। समस्त जो क्षेत्र है मृदा वर्ग है उसके करीब 43.5% क्षेत्र पर, 43.4 कह सकते हो क्योंकि वो 4 पॉइंट समथिंग होता है, तो उसको कई बार 43.5 कह देते हैं, कई बार 43.4 कह देते हैं। तो 43.4% जो क्षेत्र है वो मृदा वर्ग के अंतर्गत ये पाई जाती है। और एरिया कितना है, 142.5 मिलियन हेक्टेयर। अब ये मिलती कहाँ है, तो ये मृदा जो हमें देखने को मिलती है, ये हमारा राजस्थान। ठीक है, तो ये मृदा हमें देखने को मिलती है इस वर्ग में, संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, राजस्थान में घग्गर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान। ठीक है, घग्गर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान। फिर वही है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम घाटी। असम घाटी क्षेत्र में इस प्रकार की जलोढ़ मृदाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उत्तर के विशाल मैदान में हो गई एक तो ये मृदा वर्ग, इसको यहाँ ले चलते हैं, ये उत्तर का विशाल मैदान यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही ये मृदा इस प्रायद्वीपीय पठार पर भी जहाँ नदियों ने जमाव किए हैं वहाँ ये मृदा वर्ग देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, हमारी यहाँ पे माही नदी तंत्र, ठीक है, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन सभी नदी के बहाव के सहारे हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारी जलोढ़ मृदा पे, तो जलोढ़ मृदा पे हम बात कर चुके थे, करीब वो 142.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर पाई जाती है और भारत की संपूर्ण जो मृदा वर्ग है उसका करीब 43.4 अथवा 43.5% इस मृदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैं बता चुका था कि कहाँ ये माही नदी क्षेत्र है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जितने भी नदी बेसिन हैं उन समस्त नदी बेसिन में इस मृदा का विस्तार है। अब इस मृदा की खास बात ये होती है कि ये मृदा उपजाऊ होती हैं। नदियों से बहाकर लाए गए अवशेष और जीवाश्म इस मिट्टी के अंदर सम्मिलित होते हैं, तो ये मृदा उपजाऊ रहती है। खादर जो मृदा है वो अधिक उपजाऊ है बांगर की तुलना में, और ये जो मिट्टियाँ होती हैं ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन, जूट उत्पादन, चावल, गेहूं, इन सभी के उत्पादन, सरसों, इन सभी के उत्पादन के लिए ये काफ़ी उपजाऊ मृदाएं होती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
अब इस मृदा में किन तत्वों की अधिकता होती है और किन तत्वों की कमी होती है, तो इस मृदा में नाइट्रोजन की काफ़ी कमी होती है। भारत की जितने भी मृदा वर्ग हैं उन सभी में नाइट्रोजन तत्व और ह्यूमस कम पाया जाता है। अब इस मृदा में चूना तत्व की अधिकता रहती है, क्योंकि ये टेथी सागर का अवशेष है, तो कन्फर्म है कि टेथी सागर से बनने वाली जो मृदा होगी उसमें चूना तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ जो क्षेत्र है ये टेथिस का अवशेष है, तो यहाँ पे इस मृदा में चूना तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ पे चूना तत्व अधिक नहीं है, बट फिर इस मृदा में भी नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं भारत में दूसरी सबसे बड़ा जो मृदा वर्ग है वो है लाल मृदा वर्ग। लाल मृदा जो होती है, सबसे मैं पहले ये बता दूं कि लाल मृदा होती कैसे बनती है। लाल मृदाएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए कि इनका मूल स्वरूप कैसा रहा होगा, मध्यम काला, मध्यम काली रही होंगी। ठीक है, अब मध्यम काली, ये काली जो मृदा होती है उसमें लौह पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है। अब जब ये मृदा जल के संपर्क में आती है और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जैसे ही ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इस मृदा में उपस्थित जो लोहा है उसको जंग लगती है, रस्ट जिसको हम कहते हैं, रस्ट लगती है या जंग लगती है। जंग लगने से लोहे का कलर क्या होता है, लाल हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो मृदाएं हैं वो कौन सी कैसी हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। लाल मृदा इस तरह से निर्मित होती हैं। तो इनमें आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इस मृदा में क्या पाया जाता है, लौह ऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण ये मृदा लाल हो जाती है। और इस मृदा को, यानी जो हमारी लाल मृदा है, इस लाल मृदा को हम अल्फी सोल के अंतर्गत रखते हैं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी में इसे पढ़ चुके हैं, अल्फी सोल। और ये वाली जो मृदा है हम इसको इंसेप्टिसोल के वर्ग में रखते हैं। हमारे जो जलोढ़ मृदाएं हैं भारत की वो इंसेप्टिसोल में आती हैं और जो लाल मृदा हैं वो अल्फीसोल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब ये जो मृदाएं हैं तो इसमें लौह तत्व की तो प्रधानता रहती है ना। अब ये बनी कैसे है, तो ये आर्कियन काल की काफ़ी प्राचीन मृदाएं हैं, काफ़ी मतलब प्रौढ़ मृदाएं हैं। कारण क्योंकि आर्कियन काल की जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं उनके अपक्षयन से इस मृदा वर्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ मिलती हैं, तो लाल जो मृदा है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तमिलनाडु में। लाल मृदा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तमिलनाडु में। ठीक है, अब तमिलनाडु के अतिरिक्त ये कहाँ मिलती है, ये दक्षिण महाराष्ट्र में भी मिलती है। इस नदियों को एक बार हम हटा देते हैं। दक्षिण महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में, राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस प्रकार की मृदा वर्ग देखने को मिलता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ तो ये प्रधान रूप से होती है। तमिलनाडु, दक्षिण महाराष्ट्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये लाल मृदा वर्ग देखने को मिलता है। राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अतिरिक्त भीलवाड़ा, चित्तौड़ में भी इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। अब ये कुछ भागों में जैसे आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, वहाँ पे भी ये इस प्रकार की मृदा वर्ग देखने को मिलता है। तो दक्षिण आंध्र प्रदेश में, दक्षिण उड़ीसा में इस प्रकार का जो मृदा वर्ग है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं लाल मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लाल मृदा में वही है कि लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, एल्यूमिना अधिक होता है, लेकिन इस मृदा वर्ग में भी ह्यूमस यानी कि जीवाश्म और नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। अब ये मृदा विशेषकर गेहूं, कपास, तंबाकू और तिलहन उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार है, तो ये मृदा जो है करीब 71 मिलियन क्षेत्र, 71 मिलियन हेक्टेयर, 71 मिलियन हेक्टेयर में लाल मृदा का विस्तार होता है, 71 मिलियन हेक्टेयर में। और ये भारत की समस्त मृदा का करीब 18.6% है। समस्त मृदा का 18.6% हमारे भारत में मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। ठीक है,
तो पहली सबसे बड़ी थी हमारी ये जलोढ़, दूसरी सबसे बड़ी हमारी लाल मृदा। लाल मृदा निर्मित कैसी होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में है, एग्जाम में आया हुआ है, तमिलनाडु में है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, उसके बाद लाल मृदा वर्ग के बाद भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है वो है काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब काली मृदा की रचना कैसे हुई है इस पर हम थोड़ी बात करते हैं। ये साइड वाली जो चीज़ें हैं वो मिटा देते हैं। काली मृदा जो है, काली मृदा का निर्माण हुआ है हमारे भारत में क्रिटेशियस काल में, ठीक है, क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में लावा के परत दर परत, क्रिटेशियस काल में लावा के परत दर परत जमाव से, ये ध्यान रखना है, क्रिटेशियस काल में लावा के परत दर परत जमाव से इस काली मृदा की रचना हुई है। यानी क्रिटेशियस काल में पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, इस प्रायद्वीपीय पठार पर लावा का जमाव हुआ है और उस लावा के जमने से, ठीक है, जो अपक्षयन हुआ है लावा का, उससे यहाँ काली मृदा की रचना हुई है। जिस प्रकार लावा के परत दर परत जमाव मिलते हैं उसी प्रकार यहाँ पे काली मृदा के भी परत दर परत जमाव मिलते हैं। अब काली मृदा को इसी वजह से ज्वालामुखी निर्मित मृदा भी कहते हैं, ज्वालामुखी निर्मित मृदा भी कहते हैं, ठीक है। अब काली मृदा की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। पहली खास विशेषता कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी मृदा है जिसने अपने प्राचीन स्वरूप को हूबहू बनाए रखा है। मतलब जैसे ये प्राचीन समय में थी ये आज भी उसी स्वरूप में देखने को मिलती है। तो काली मृदा की सबसे खास विशेषता ये है। अब काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? लौह तत्व की अधिकता के कारण। काली मृदा में लौह तत्व की अधिकता होती है, ठीक है, इस वजह से ये क्या होती है, ब्लैक रंग की होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है, क्योंकि लावा से बनी होती है तो नाइट्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है। भारत की जितनी भी मृदाएं उन सभी में नाइट्रोजन, जीवाश्म और फास्फोरस देखने को कम ही मिलता है। अब इस मृदा की कुछ खास विशेषताएं हैं। जब ये मृदा पानी में भीगती है तो पानी में भीगने से ये लिपलिपी हो जाती है, ठीक है, और जैसे ही ये सूखती है तो इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जैसे ही सूखती है तो इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और गहरी दरारों के कारण, ये दरार हो गई देखो, गहरी दरार पड़े जाने के कारण इस मृदा में जुताई की आवश्यकता नहीं होती और इसी वजह से इस काली मृदा को स्वतः जुती भूमि भी कहा जाता है। स्वतः जुती कारण है, इन बीज डालेंगे, बीज दरारों में प्रवेश कर जाएंगे, बारिश होगी, भूमि लिपलिपी हो जाएगी, बीज अंदर दब जाएगा और पौधा बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार इस भूमि को हम स्वतः जुती भूमि भी कहते हैं। लेकिन फिर भी काली मृदा की भी जुताई होती है ना। अब जुताई क्यों होती है? काली मृदा की जो जुताई करते हैं ना, उससे क्या होता है कि नीचे की मृदा ऊपर आ जाती है, नीचे की मृदा ऊपर आ जाती है, उससे जो हमारा नाइट्रोजनीकरण है वो कंप्लीट होता है और मृदा को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन उर्वरक की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसलिए हम खेतों में जुताई करते हैं नाइट्रोजनीकरण के कारण। ओके, तो स्वतः जुती कहते हैं। अब ये क्या होता है, कपास के लिए काफ़ी अच्छी होती है तो इसलिए हम इसको कपासी कहते हैं, कपासी। साथ ही में इसको रेगुर भी कहा जाता है, रेगुर या रेगड़ भी कहते हैं कुछ लोग, रेगड़। जो उत्तर प्रदेश यूपी जो बुक लिखते हैं, यूपी से जो बुक छपती हैं इलाहाबाद पब्लिकेशन वगैरह से, तो वहाँ पे ये रेगड़ बुक में रेगड़ लिखी हुई मिलती है, उन सभी बुक में रेगड़, तो शायद वहाँ पे इसको रेगुर को रेगड़ कुछ करके बोलते होंगे, ठीक है। अब काली मृदा सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलती है, ये हटा देते हैं अपन लाल मृदा का वर्गीकरण। तो काली मृदा सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद ये हमें बड़ी मात्रा में मिलती है गुजरात में और फिर बड़ी मात्रा में ही हमारे राजस्थान के दक्षिण पूर्व ये जो प्रदेश है ना, हाड़ौती वाला, और ये बुंदेलखंड में देखने को मिलती है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में मालवा के पठार में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मालवा का पठार है, आप जानते ही हैं, मालवा का पठार
जो कि मध्य प्रदेश से शुरू होता है और राजस्थान के दक्षिण पूर्व तक है यहाँ पे। इसके अलावा फिर ये देखने को मिलती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, और महाराष्ट्र में, गुजरात में, गुजरात में तो दक्षिण पूर्व राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात, महाराष्ट्र में ये काली मृदा वर्ग देखने को मिलता है, ठीक है। काली मृदा जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ रहती है। इसमें फेरस, एल्यूमिना, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, तो हमारे वर्ग क्या मिलियन हेक्टेयर में है मृदा का वर्गीकरण। तो अब हम देखें तो ये हमारे भारत में करीब 49.8 मिलियन हेक्टेयर, 49.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर इस काली मृदा का विस्तार है। अगर हम प्रतिशत निकालते हैं समस्त मृदा का तो ये 15.2% भूभाग पर इस काली मृदा का विस्तार है। तो भारत की सबसे बड़ी जो मृदा है जलोढ़ मृदा, दूसरी सबसे बड़ी है लाल मृदा, तीसरी सबसे बड़ी है काली मृदा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 3 प्रधान मृदा वर्ग हैं हमारे भारत की, ओके, क्योंकि कंप्लीट जो है भारत वो लगभग इन 3 मृदा में आ जाता है। अब कुछ उपमृदाएं, उपमृदा क्या मतलब कुछ गौण मृदा आप कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इन 3 प्रधान मृदा से ही कुछ अन्य मृदाओं की रचना होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी मरुस्थली मृदा की। मरुस्थली मृदा या हम इसको शुष्क मृदा भी कहते हैं। शुष्क मृदा ये शुष्क क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये जिन प्रदेशों में मिलती हैं वहाँ पे तापमान की अधिकता होती है। जिन प्रदेशों में मिलती हैं वहाँ तापमान की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की अधिकता होती है, तो इन मृदाओं से पानी निकल जाता है, इन मृदा से पानी मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में ये मृदाएं क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। और ये शुष्क मृदाएं हमारे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात में बड़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पूर्वी महाराष्ट्र में ये मृदा देखने को मिलती है, पूर्वी महाराष्ट्र में यवतमाल क्षेत्र है यहाँ पे। इसके अलावा ये पूर्वी कर्नाटक में भी देखने को मिलती हैं और तेलंगाना में भी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की ये जो मृदा वर्ग है ये शुष्क मृदा वर्ग होता है। पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, यहाँ पे भी दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा में इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है, ये शुष्क होती हैं। अब इन शुष्क मृदाओं में उत्पन्न क्या होता है, शुष्क मृदाओं में मोटे अनाज अच्छा उत्पन्न होते हैं। मोटे अनाज जो शुष्कता सहन करने वाले कृषि जिन्स हैं, जैसे बाजरा वगैरह, मोठ वगैरह, ये अच्छा उत्पादन देते हैं। तो मोटे अनाज अच्छा उत्पादन देते हैं शुष्क मृदा में या मरुस्थली मृदा में, ठीक है। ये भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है, भारत में करीब 4% क्षेत्र पर ओनली, ठीक है, भारत में करीब 4% क्षेत्र पर इस मृदा का विस्तार है। और अगर एरिया की बात करते हैं तो करीब 15 मिलियन हेक्टेयर, केवल 15 मिलियन हेक्टेयर में ये मृदा वर्ग सिमटी हुई है, 15 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इस प्रकार की ये जो मृदा होती है इसको एरिडोसोल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। काली जो मृदा होती है मैं सब इनको बता भी दूंगा साथ में कि कौन किस प्रकार की मृदा होती है। तो जो जलोढ़ मृदा है उनको इंसेप्टिसोल कहते हैं, लाल मृदा है वो अल्फीसोल वर्ग में आती है, काली और चीका जो मिट्टी है वो वर्टिसोल वर्ग में आती है, और ये वाली जो मृदा है जो शुष्क हम पढ़ रहे हैं ये एरिडोसोल वर्ग में आती है। राजस्थान ज्योग्राफी में हमने इनका वर्गीकरण किया था, आपको याद होगा, ओके। अब आगे बात करते हैं तो इस शुष्क मृदा में तो क्या होता है, तो देखो ये वाली जो उत्तर भारत की शुष्क मृदा है ये टेथी सागर से निर्मित है। तो यहाँ चूना तत्वों की काफ़ी अधिकता मिलती है, चूना तत्वों की काफ़ी अधिकता मिलती है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी सभी मृदा में सेम एज इट इज़ आपको लिखना है कि नाइट्रोजन तत्व की कमी है। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से कि भारतीय मृदा में सर्वाधिक किस तत्व की कमी देखने को मिलती है, तो आंसर देना आपको नाइट्रोजन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि वो ये कि भारत सर्वाधिक किस उर्वरक का उपभोग करता है, तो भारत नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा उपभोग करता है। कारण है क्योंकि भारत यूरिया, नाइट्रोजन मीन्स यूरिया, तो सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि भारत की मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी है, तो इसी वजह से हमारा जो भारत है वो क्या यूरिया की सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा उपभोग करता है, ठीक है। इसके बाद 5वां जो मृदा वर्ग है वो है हमारा लेटेराइट। लेटेराइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लेटेराइट पे क्वेश्चन भी आता है। एक बार हम बाकी की जो हमारी मिट्टियां हैं उनको हम मिटा लेते हैं।
बस इतना, क्योंकि ये विशेषकर पश्चिमी घाट पर ही देखने को मिलती है, कुछ पूर्वी घाट पर भी कहीं कहीं। बाकी ये पश्चिमी घाट की प्रधान मृदा है। तो हम बात कर रहे हैं लेटेराइट मृदा की। देखो, लेटेराइट मृदा निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। लेटेराइट मृदा निर्माण की एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। निक्षालन आप समझ लीजिए क्या होता है। निक्षालन, ठीक है। निक्षालन को हम लेटेराइजेशन भी कहते हैं। लेटेराइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, निक्षालन या लेटेराइजेशन। ये देखो होता क्या है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आप पूछ नहीं सकते। ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, आप फिर से बताएं। तो क्या होता है कि लेटेराइजेशन की जो प्रक्रिया है, निक्षालन की जो प्रक्रिया है, आर्द्र प्रदेशों में होती है, आर्द्र प्रदेशों में, ठीक है। और शुष्क प्रदेशों में जो क्रिया होती है वो केशिकाकर्षण की होती है। ये दोनों ही ध्यान रखना। शुष्क प्रदेशों की मृदा के निर्माण में केशिकाकर्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आर्द्र प्रदेशों की मृदा के निर्माण में निक्षालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि निक्षालन, ये मिट्टी है, ये सतह है मिट्टी की, यहाँ पे निक्षालन के पहले तो हम के आर्द्र प्रदेश हैं तो यहाँ पे जल की अधिकता रहती है। ये जल मान लीजिए जल भराव है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आर्द्रता अधिक है, वाष्पीकरण की दर कम है, जल भरा रहता है। जल भरे रहने की वजह से क्या होगा, मृदा की ऊपरी सतह पर जो महीन कण हैं या महीन कणों वाले खनिज हैं, ठीक है, वो जल में घुल जाएंगे, घुल जाएंगे ना, ठीक है। दूसरा, जो भारी कणों वाले खनिज हैं, भारी कणों वाले खनिज, वो भी जल में घुल जाएंगे और जब मृदा इनको अवशोषित करेगी जल को, तो उस जल के साथ, अवशोषण के साथ ये जो खनिज जो जल में घुल गए हैं वो मृदा की आंतरिक परतों में चले जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं निक्षालन, निक्षालन, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की ओर रिसाव तो होता है निक्षालन, और नीचे से ऊपर की ओर रिसाव होता है केशिकाकर्षण। अब जब ये सब जल के साथ भीतर चले गए तो सतह पर क्या बच जाता है, सतह पर बच जाता है मोटे कणों वाले खनिज, मोटे कणों वाले खनिज, एग्जाम्पल के लिए फेरस, लोहा, और हल्के कणों वाले खनिज, हल्के कणों वाले खनिज, एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिना। तो बस ये प्रक्रिया होती है लेटेराइजेशन की। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया से बनी होती है, तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया से बनी होती है, और इस मृदा में लगातार लोहे की प्रधानता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इस वजह से एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी मृदा है, कौन सी मृदा है जो लोहे के अतिरेक के कारण, लोहे की अधिकता के कारण अनुपजाऊ होती जा रही हैं, तो वो आंसर होता है लेटेराइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लेटेराइट मिलती कहाँ है, तो ये पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी लेटेराइट वास्तव में पश्चिमी घाट की ही मिट्टी है, ऐसे समझ लीजिए। कुछ भाग ये पूर्वी घाट पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे लावा के जमाव हुए हैं, काली मिट्टी बनी है, काली मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता है, काली मिट्टी निक्षालन की प्रक्रिया से गुजरती है, तो निर्माण होता है लाल और लेटेराइट मिट्टी का, ठीक है। अब लेटेराइट का रंग कैसा होता है, ईंट के जैसा लाल। हम इसको शुरू से शुरू करते हैं कि ये जो लेटेराइट शब्द है ये लेटिन भाषा के लेटर से बना है, लेटिन भाषा के लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट के जैसा लाल, ठीक है। अब इस मृदा का प्रथम वर्गीकरण, विश्व में प्रथम वर्गीकरण जब किया था तो 1905 में बुखानन या बुचानन, 1905 में इस मृदा का वर्गीकरण, स्पष्ट वर्गीकरण प्रथम बुखानन या बुचानन, बुचानन ने किया था। बुखानन या बुचानन ने इस मृदा का वर्गीकरण किया था लेटेराइट का।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लेटेराइट प्रधान मृदा वर्ग है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। इसके अलावा कुछ अन्य स्थान हैं जहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि ये गारो की जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय की, वहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा ये कुछ जैसे वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ स्थानों पर इस प्रकार का मृदा वर्ग देखा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस मिट्टी में उत्पन्न क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो इस मिट्टी में काजू सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, काजू। ठीक है, काजू उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए इस लेटेराइट मृदा को काजू मृदा कहते हैं। क्वेश्चन बनता है जैसे कपासी मृदा किसको कहते हैं, कपासी मृदा कहते हैं काली मृदा को, वैसे ही क्वेश्चन आता है कि काजू मृदा किसको कहते हैं, तो काजू मृदा आपको आंसर देना है लेटेराइट को कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पर कौन सी मृदा मिलती है, तो आपको मोस्टली आंसर देना है, मोस्टली क्या आंसर ये देना है, लेटेराइट। पश्चिमी घाट पर कौन सी मृदा देखने को मिलती है, लेटेराइट। ठीक है, पूर्वी घाट पर भी तटवर्ती क्षेत्र में या तो हमें दलदली मृदा या लेटेराइट मृदा देखने को मिलती है, हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बात हो गई लेटेराइट। अब लेटेराइट की पर जो क्वेश्चन है वो भी याद रखना कि किस प्रक्रिया का परिणाम है लेटेराइट, तो निक्षालन प्रक्रिया का परिणाम है। अब ये बेहद कम क्षेत्र पर मिलती है, भारत की समस्त मृदा वर्ग का करीब 3.7% ही इस मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर हम एरिया की बात करते हैं लेटेराइट के लिए तो 12.2 मिलियन हेक्टेयर 12.2 मिलियन हेक्टेयर के अंतर्गत ये मृदा विस्तृत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 12.2 मिलियन हेक्टेयर में इस मृदा का विस्तार है। ओके, लेटेराइट के बाद हम बात करते हैं हमारी पर्वतीय मृदा की। इस बाकी को हम मिटा देते हैं। एक चीज और बताऊं, सॉरी, लेटेराइट देखो क्या होता है, काली मृदा की भांति जब भीगती है तो लिपलिपी हो जाती है। काली मृदा की भांति जब भीगती है तो लिपलिपी हो जाती है, लेकिन जब सूखती है तो उसमें ढेले बढ़ जाते हैं। मतलब वो मिट्टी क्या होती है, पपड़ियाँ टूटती हैं और ऐसे फोल्ड हो जाती है, जैसे चिप्स फोल्ड हुई भी नहीं आती क्या, उस तरह से फोल्ड हो जाती है। या उस समय वैसे करो जैसे कि किसी ने कागज को, जैसे पहले ज़माने में नहीं लिखते थे क्या, लव लेटर लिखते थे पूर्व में, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप पे पहले लव लेटर लिखा जाता, हाँ 1 लाइन 3 लाइनें लिखी, चौथी लाइन पसंद नहीं आई, छोड़ यार, फिर उसको गोल किया ऐसे धम, तो फिर वो जो गोल किया हुआ जैसा है ना, उस प्रकार से ये लेटेराइट मिट्टी हो जाती सूखने के बाद। तो इसमें ढेलेदार मिट्टी भी कहते हैं इसको, है ना, ढेलेदार। ये जो अपनी है लेटेराइट, इसको ढेलेदार मृदा भी कहते हैं। कहाँ लिखा था मैंने, नहीं लिखा क्या, लेटेराइट ढेलेदार भी कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये तो बात हो गई हमारे लिए लेटेराइट के लिए। अब हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम अन्य जो पर्वतीय जो मृदा है हमारी, उन सब की बात करते हैं। पर्वतीय मृदा नाम से पता लग रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। ओके, तो एक बार हम हटा देते हैं इसको, बाकी जो मिट्टियाँ हैं हमारी। पर्वतीय जो मृदा है उसको हम लिटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटोसोल। लिटो जो शब्द है वो लिथोस से बना है, लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर का अर्थ होता है चट्टान। तो चट्टान चूर्ण से निर्मित होती है, बजरी जैसी मोटी भी हो सकती है ये मृदा। ठीक है, तो लिटोसोल कहलाती है ये मृदा। क्या कहलाती है, लिटोसोल। लीटो शब्द लिथोस से बना है। हाँ ठीक है, तो हम बात करें पर्वतीय मृदा। ये पर्वतीय जो मृदा होती है ये 18.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है और करीब भारत की मृदाओं का 5.5% ये रखती है। क्योंकि अब पर्वतीय है, गिरिपदीय क्षेत्र में है, तो बजरी जैसी ये मिट्टी होती है, तो हम इसको प्रोड कहेंगे या अप्रोड कहेंगे। प्रोड का अर्थ है परिपक्व और अप्रोड का अर्थ है अपरिपक्व। तो ये जो पर्वतीय मृदा है क्योंकि मोटे कंकड़ों से बनी होती है तो ये अपरिपक्व मृदा होती है, इसको हम अप्रोड मृदा कहते हैं, ये अनुपजाऊ होती है। ठीक है, अब अनुपजाऊ किन के लिए है, खाद्यान्न फसलों के लिए और तिलहन फसलों के लिए। ठीक है, लेकिन इन फसलों में अच्छा क्या उत्पन्न होता है, जैसे हम चलें हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ हम चलें तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे सेब का उत्पादन, ठीक है, अखरोट का उत्पादन,
बादाम का उत्पादन बहुत अच्छा करता है। तो इन पर्वतीय मृदा में अखरोट, बादाम, ठीक है, सेब, इनका उत्पादन अच्छा होता है। अब पर्वतीय मृदा ना केवल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है, बाकी जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो अरावली का गिरिपदीय क्षेत्र है, चाहे विंध्याचल का गिरिपदीय क्षेत्र है, सतपुड़ा का गिरिपदीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का गिरिपदीय क्षेत्र है, इन समस्त जगह देखने को मिलती हैं, समस्त जगह देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे उत्तर पर्वतीय जो मृदा है वो विशेषकर जानी जाती है अपने सेब उत्पादन के लिए, अखरोट उत्पादन के लिए, बादाम उत्पादन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी और इस पर कोई विशेषता नहीं है। ओके, ये एक उपजाऊ मृदा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। बात करते हैं हम लाल काली मिट्टी की। लाल काली जो मिट्टी है ये काफ़ी प्राचीन मिट्टी है। इस पे लाल काली पर क्वेश्चन भी आता है कि ये किस समय से संबंधित है। तो आर्कियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल की जो ग्रेनाइट नीस या नाइस भी कहते हैं, ग्रेनाइट नीस और क्वार्ट्जाइट जो चट्टानें हैं उनका जो अपक्षय हुआ है, उनका टूटन हुआ है, उनका जो चूरा हुआ है, उससे इस लाल काली मृदा वर्ग का निर्माण हुआ है। अब ये लाल काली जो मृदा वर्ग है ये मोस्टली हमें देखने को मिलती है बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी गुजरात में हमें इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। लाल काली जो मृदा है ये करीब 17.8 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहाँ 17.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर इस मृदा वर्ग का विस्तार है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद फिर आती है हमारी स्लेटी भूरी। स्लेटी भूरी मृदा, जिसको हम धूसर भूरी भी कहते हैं, धूसर स्लेटी भूरी एक ही बात है। ये करीब 3.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मिलती है और इसका भी निर्माण ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। अब ये धूसर भूरी स्लेटी दो ही राज्यों में मिलती है, एक तो गुजरात में और राजस्थान में, ठीक है। तो ये तो 8 मृदा तो हो गई प्रमुख। अब हमारे पास कुछ ऐसी मृदाएं हैं जो इन्हीं से निर्मित हुई हैं, जैसे कि उप पर्वतीय मृदा, या हम इनको तराई प्रदेश की मृदा भी कहते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हमने भाबर भी पढ़ा था, उत्तर के विशाल मैदान में तराई भी पढ़ा था, ठीक है। भाबर और तराई प्रदेशों में क्या होती तो पर्वतीय ही है, लेकिन जब तराई प्रदेशों जैसे यूं समझ लो ये पर्वत है, यहाँ से नदियों के साथ चट्टान कंकड़ लुढ़कते हुए आ रहे हैं, तो मोटे कंकड़ हैं, तो मोटे कंकड़ को तो हम भाबर कहते हैं। भाबर जहाँ खत्म होते हैं वहाँ नदियाँ कई जलधाराओं में विभाजित होती है और यहाँ पे महीन कंकड़ों वाले, बिल्कुल महीन, इतना ऐसे जलोढ़ मिट्टी की भांति भी महीन नहीं होते, बस इनसे महीन कंकड़ों से युक्त जो मृदा होती है उसको उप पर्वतीय मृदा कहते हैं। अब ये क्या है, भाबर के दक्षिण में मिलता है तराई ना, तो तराई प्रदेशों में पाई जाने वाली ये मिट्टियाँ होती हैं तराई प्रदेशों में। अब सभी उत्तराखंड के तराई प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश के तराई प्रदेशों में ये मृदा काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पे देखने को मिलती है। और ये तराई जो मृदा है ये विशेषकर गन्ना और चावल उत्पादन के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के तराई प्रदेशों में जो जनजातियां हैं वो जनजातियां यहाँ पे गन्ना और चावल की खेती करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो उपपर्वतीय मृदा के बाद आती है लवणीय व क्षारीय मिट्टी। लवणीय व क्षारीय मिट्टी, देखो लवणीय और क्षारीय किसका परिणाम होता है? लवणीय क्षारीय परिणाम होता है केशिकाकर्षण का। केशिकाकर्षण होता क्या है? राजस्थान ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन सुनना कि पश्चिमी राजस्थान की जो मृदाएं हैं वो लवणीय होती जा रही हैं, क्यों? उसका आंसर एक शब्द में दे तो केशिकाकर्षण, लेकिन अगर स्पष्ट लिखें अपन कि केशिकाकर्षण है क्या, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जल रिसाव के साथ जो भूमिगत जल या लवण होता, ऐसे मैं डायग्राम से समझा देता हूं। ये मान लीजिए हमारी मृदा का एक हमने टुकड़ा लिया, ठीक है। यहाँ पे सूर्य, वाष्पीकरण की दर अधिक है, आर्द्रता की दर कम है। ऐसे में वाष्पीकरण अधिक होगा तो भूगर्भिक जल में जो सतही जल है हमारी मिट्टी का, सतही जल का मतलब यूँ कहें कि मृदा जल कह दूँ मैं तो ज़्यादा बेहतर है, सतही जल का भी होता है वाष्पीकरण और साथ ही में मृदा जल का भी होता है वाष्पीकरण।
सतही जल तो जो सतह पर है और मृदा जल जो मृदा की आंतरिक परतों के द्वारा अवशोषित है। तो जब ये सतही जल और मृदा जल का जब वाष्पीकरण होता है तब क्या होता है कि इस आंतरिक परतों में जो लवण इस मृदा में घुले हुए रहते हैं वो लवण इस जल के वाष्पीकरण के साथ ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। पानी तो चला जाता है वाष्प में बदल कर, लेकिन ये जो लवण है ये लवण सतह पर ही जमा हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बारिश के दिनों में हमारी दीवारों में खार नमक दिखने लगता है तो वो केशिकाकर्षण के कारण है। तो नीचे से ऊपर की ओर जल रिसाव के साथ भूमिगत जो लवण है जल में घुलकर सतह पर आ जाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, केशिकाकर्षण की प्रक्रिया कह देते हैं। और उससे नमक आ जाना जो है, नमक आने की से जो परत बनती है उस परत को हम कई नाम देते हैं, जैसे रेह, कल्लर, चोपेन, धुर, ये नाम दिया जाता है। रेह, कल्लर, चोपेन, धुर, ये कुछ नाम दिए जाते हैं। अब ये कहाँ है तो मोस्टली ये हमें देखने को मिलती है सिंचित प्रदेशों में, सिंचित प्रदेशों में देखने को मिलती है। इसमें पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी हनुमानगढ़ या यूँ कहें सीधा हमारे उत्तरी राजस्थान में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मतलब पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है। अब ये मृदा क्षारीय बनती जा रही हैं, लवणीय बनती जा रही हैं और इसकी क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ जिप्सम मिलाकर, बड़ी मात्रा में जिप्सम मिलाकर खेती की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक उपमृदा होती है पीट, पीट मृदा। पीट को हम दलदली भी कहते हैं। पीट को हम दलदली भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पीट जो मृदाएं होती हैं, ये मृदाएं, इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय टाइप की हो जाती है, अम्लीय। ठीक है, पीट कैसी हो जाती है, अम्लीय। अब ये दलदली जो मिट्टी होती है ये डेल्टाई क्षेत्रों में मिलती है। डेल्टाई क्षेत्रों में उसका कलर कैसा हो जाता है, नीला। ये जितने भी नदी डेल्टाई क्षेत्र हैं इन सभी नदी डेल्टाई क्षेत्रों में कीचड़ युक्त दलदली, गाद समझते हो ना, एकदम से महीन कणों वाली कीचड़ युक्त, गाद युक्त, लसलसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे पीट मृदा कहते हैं। अब इसका नीला जो रंग है वो वनस्पति के या जीवाश्मों की अधिकता के कारण हुआ है। और इस प्रकार की जो मृदा है, इस मृदा में मैंग्रोव वन मिलते हैं। ये पूरी तरह से दलदल होता है, ये दलदल है ना, एकदम मतलब लसलसी मिट्टी, ऐसे समझ लो जैसे गोंद नहीं होता क्या, ग्लू, तो वो ग्लू जैसी मिट्टी होती है लसलसी। तो ये पूरी तरह से दलदल होता है और इन दलदलों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे मैंग्रोव वन उगाए भी जाते हैं और पर्टिकुलर मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए भी जाते हैं। तो ये दलदली जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं हमारे भारत के, इन सभी तटवर्ती क्षेत्रों में हमें ये मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। साथ ही में देखने को मिलती हैं पीट मृदा। अब एक मृदा वर्ग रखा है करेवा मृदा। ये जम्मू में देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में, केवल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, केवल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। करेवा क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में या जम्मू की निचली घाटी में प्लीस्टोसीन काल में क्या होता है, प्लीस्टोसीन काल में हमें सागर के अस्तित्व या सरोवर का अस्तित्व मिलता था। ठीक है, प्लीस्टोसीन काल के अंत तक इसमें रेत के जमाव होने लगे और रेत के जमाव हो जाने से यहाँ पे दलदली कंकड़ युक्त मृदा का जमाव हो गया। अब ऐसी जो करेवा मिट्टी है वो जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पे, जैसे कि हमें देखने को मिलती है पालमपुर, पुलवामा, कुलगांव,
यहाँ देखने को मिलती है। और ये जो करेवा मिट्टी है, ये करेवा मिट्टी केसर उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसको केसर मृदा भी कहते हैं, ये केसर मृदा भी कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये मिलेंगी हमें कहाँ, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये था हमारे भारत में मृदा का वर्गीकरण। हमने वृहत वर्गीकरण पढ़ा है, हमने मृदा को जो एक छोटा क्रम भी होता है वो हमने नहीं देखा है। छोटे क्रम में हम भारतीय मृदा को 7 या 8 प्रकार में डिवाइड करके ख़त्म करते हैं, तो वो नहीं, हमने मृदा का वृहत वर्गीकरण पढ़ा है। और किसके अकॉर्डिंग है ये वर्गीकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग ये मृदा वर्गीकरण हमने जाना है दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।